उस दिन कड़ाके की ठंडी थी जब मैं गिरते हुए पैरों से अपने घर में दाखिल हुई थी। मैं डॉक्टर के पास से होकर आ रही थी और डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मौसी जल्दी से मेरे पास आई थी और घबराकर पूछा, क्या हुआ नम्रता, सब ठीक तो है ना? तू इस तरह घबराई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने मौसी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया और मौसी के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मौसी बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और कहा, ना बच्चे रो मत, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट मौसी की तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर मौसी के हाथों से नीचे गिर गई थी। एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है, कुंवारी लड़की के लिए उतनी ही शर्मनाक होती है। जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मौसी ने मुझे झिंझोड़ते हुए पूछा, नम्रता बता, किसने किया यह सब कुछ? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मेरी हिचकियां बंध गई थी। मौसी अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी और मैं बस रोए जा रही थी। जब रो रो कर थक गई तो मौसी के पूछने पर बताया कि उस दिन मैं अपने दोस्त प्रिया के घर से वापस आ रही थी। रात तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गली में सन्नाटा था। इससे पहले कि मैं हमारी गली की तरफ मुड़ती, किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे एक खाली प्लॉट में ले गया। वहाँ उस आदमी ने मेरे साथ यह सब कुछ कर दिया। मैंने बदनामी के डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने यह रिपोर्ट मेरे हाथ में दे दी। एक बार मैं फिर से जोर जोर से रोने लगी थी। मौसी मेरी बात गुमसुम सी बैठी सुन रही थी। मेरी बात सुनकर वह भी रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची, जिसने तेरे साथ यह जुल्म किया है भगवान उसे उसकी सजा जरूर देंगे। उस रात मैं और मौसी पूरी रात जागते रहे। मौसी रह रहकर मुझे चुप कराती रही। अगर मौसी की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो वो मुझे मुजरिम ठहरा देती कि जरूर तेरा इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ यह सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी मौसी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी मौसी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी मौसी मेरी इस हालत के पीछे खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। रोकर कहने लगी, नम्रता, अगर उस दिन मैं तुझे प्रिया के साथ नहीं भेजती तो तेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। दरअसल उस दिन मेरे मौसी के बेटे की मंगनी थी और मेरी सहेली प्रिया मंगनी में आई हुई थी। घर जाने के लिए प्रिया तैयार हुई तो वह अकेले जाते हुए डर रही थी। मैंने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि मैं छोड़ आती हूँ। मौसी ने भी मुझे मना नहीं किया और आराम से मुझे प्रिया के साथ भेज दिया। मैं रात के अंधेरे में ही प्रिया के साथ उसे उसके घर तक छोड़ने चली आई। उस समय मैं खुद को झांसी की रानी समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। इसलिए मेरी मौसी खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। कहने लगी, अगर उस दिन मैं तुझे रोक लेती तो तेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। उस रात जब उस आदमी ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया तो मैं सुबह 3 बजे तक उसी प्लाट में पड़ी रही थी। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि तभी एक औरत ने आकर मुझे कंधे से हिलाया था और कहा था, बेटी यहाँ अकेली क्या कर रही हो, अपने घर जाओ, अंधेरा था। मैं उस औरत को पहचान नहीं पाई। मैंने उस औरत से कहा कि मैं घर का रास्ता भटक गई हूँ। उस औरत ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। उस औरत का पति गाड़ी चला रहा था। वह दोनों पति पत्नी मुझे मेरे घर के दरवाजे पर छोड़कर चले गए थे। फंक्शन की वजह से घर में सारे लोग थकावट से सोए पड़े थे। मैं चुपचाप से अपने कमरे में जाकर लेट गई। बदनामी के डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हमारे मोहल्ले में एक बार और ऐसा हुआ था। एक लड़की के साथ यही सब कुछ हुआ था। उस लड़की ने चीख कर पूरे मोहल्ले को बता दिया था। वह लड़का तो भाग गया था, लेकिन पूरे मोहल्ले में उस लड़की और उस लड़की के परिवार वालों पर थू थू की थी। यही तो हमारे समाज की विडंबना है। जो मुजरिम है वह साफ मासूम लड़कियां कुछ ना करते हुए भी बदनाम हो जाती है
और वह बच जाता है और लड़कियों का परिवार भी बदनाम हो गया था। पूरे मोहल्ले वालों ने उस परिवार से रिश्ता नाता खत्म कर लिया था। एक रोज तंग आकर वह पूरा परिवार ही मोहल्ला छोड़कर रात के अंधेरे में कहीं चला गया था। उसी बात को याद करते हुए मैंने अपनी बात किसी को नहीं बताई, बस अंदर ही अंदर दुख के घूंट पी रही। मौसी को भी नहीं बताई। मौसी शादी की तैयारियों में बिजी थी और मैं अपनी बात बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं चुपचाप रहने लगी थी। मौसी ने भी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मंगनी के एक हफ्ते बाद ही शादी थी। मौसी शादी की तैयारियों में बिजी थी और फिर शादी भी हो गई। मेरी पूरी जिंदगी शायद इसी उदासी में गुजर जाती अगर मेरी तबीयत खराब नहीं रहने लगती। तो कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब सी रहने लगी थी। कुछ खाने का मन नहीं करता, कमजोरी भी बहुत महसूस होती थी। फिर मौसी ने कहा कि जाकर डॉक्टर से चेक कराओ, कहीं कोई अंदरूनी बुखार ना हो। लेकिन मैं बात टालती रहती और एक दिन मौसी ने कहा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं खुद ही डॉक्टर को दिखा दूंगी। पता नहीं क्यों अंदर से मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। भैया और भाभी हनीमून के लिए बाहर चले गए थे। घर पर मैं और मौसी ही थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने यह रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी तो मैं मौसी के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह मेरी माँ नहीं, मुझे लग रहा था कि वो मेरी सगी माँ नहीं। मुझे पता नहीं कितनी बातें सुनाएंगी, मुझे ही कसूरवार ठहरा देंगी। लेकिन मेरी मौसी ने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, उल्टा उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई। मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि कभी अपनी मौसी को वह दर्जा न दे सकी जो एक माँ का होता है। हालांकि मेरी मौसी ने बचपन से ही मुझे माँ की मोहब्बत दी थी। मेरी मौसी का एक ही बेटा था और उस बेटे के बाद वह कभी दोबारा माँ नहीं बनी। उन्होंने अपनी बेटी की कमी मुझसे पूरी की थी। मौसी के लाख कहने पर मैं मौसी को माँ नहीं बल्कि मौसी ही बुलाती थी, क्योंकि मेरे दिल में यह एहसास कहीं बैठा हुआ था कि वो मेरी माँ नहीं मौसी हैं। आज मौसी की तड़प अपने लिए देखी तो दिल भर आया। इतना तो मेरी माँ भी मेरा इस समय साथ नहीं देती। मैं मौसी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे मौसी में मेरी माँ नजर आई थी। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। मेरी मौसी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मौसा भी घर आ चुके थे, लेकिन मौसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। एक दिन मौसी ने मुझसे कहा चलो नम्रता हॉस्पिटल चलते हैं। मैं मौसी के इरादे भाप चुकी थी और मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मौसी, मैं यह गुनाह नहीं करूंगी। भले ही उस आदमी ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया है और अब बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर मौसी ने अपना सिर पीट लिया। नम्रता ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज बच्चा कहलाया जाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? तेरा बच्चा जब बड़ा होगा और लोग उस पर उंगली उठाएंगे, उससे उसके बाप का नाम पूछेंगे, और जब तेरा बच्चा तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे अपने बाप के बारे में पूछेगा तो तू उसे क्या जवाब देगी? बड़ा होगा तेरा बच्चा ही तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो तू उसे क्या मुंह दिखाएगी? मुझे कुछ नहीं पता मौसी, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। मौसी मुझे बेबसी से आवाज़ देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते मेरी आंखें लग गई। मौसी की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो मुझे आवाज़ लगा रही थी, नम्रता जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो मौसी इतनी खुश हो रही थी। मौसी बोली, नम्रता तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और यह रिश्ता मुझे लगता है भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है। क्योंकि तू अबॉर्शन कराना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो भगवान ऐसे मौके पे तेरे लिए रिश्ता भी दे दिया। रिश्ता मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रिश्ता मेरी सहेली अपने बेटे के लिए लेकर आई है।
मेरी सहेली बहुत अच्छी है, वह तुझे बहुत खुश रखेगी, बिल्कुल माँ का प्यार देगी। लड़का विदेश में रहता है, अच्छे पैसे कमाता है, घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं। उन्होंने तुझे किसी शादी पर देखा था और तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर बैठे हैं। मैं हैरत से आंखें फाड़े मौसी को देख रही थी। मैंने मौसी से कहा, लेकिन मौसी यह तो गलत होगा, उन लोगों को धोखे में रखकर हम ये शादी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर मौसी ने मेरे सर पर एक और धमाका किया। कहने लगी कि मैं कविता को तुम्हारी सारी सच्चाई बता चुकी हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो और यह सब तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती किया था। कविता को इस बात से कोई एतराज नहीं है। मेरी खातिर और मेरी इज्जत बचाने की खातिर तुमसे अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार है। मैं हैरत से मौसी की बातें सुन रही थी। आज के ज़माने में इतना भला कोई कैसे हो सकता है। मैंने मौसी से कहा, मौसी मैं अपनी तसल्ली के लिए आपकी सहेली से मिलना चाहती हूँ और उनसे अपने मुंह से कहना चाहती हूँ कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मौसी ने मुझे दुख से देखा। नम्रता, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने कहा, नहीं मौसी, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं उस औरत से एक बार मिलना चाहती हूँ। मौसी के कहने पर कविता आंटी एक बार फिर से हमारे घर आई थी। आते ही उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार किया था और शगुन की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी थी। जब मैंने अपने बारे में सच्चाई बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे सब पता है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बस यह बात तुम मेरे बेटे को मत बताना। खैर, शादी के लिए मैं राजी हो गई और अगले हफ्ते ही मेरी शादी भी हो गई। इतने कम दिनों में भी मौसी ने इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी। न जाने कितना दहेज वो मेरे लिए बचपन से ही जोड़ जोड़ कर रख रही थी। शादी में बिल्कुल भी मेहमान नहीं थे, क्योंकि जिनको भी कार्ड भेजे गए थे सब ने फ़ोन करके यही कहा कि अभी तो तुम्हारे बेटे की शादी में आए थे, अब बच्चों की इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं मिल सकती है। अगर नम्रता की भी शादी इतनी जल्दी करनी थी तो दोनों को एक साथ ही निपटा देती, कम से कम बार बार छुट्टियां तो नहीं करनी पड़ती। जिस पर मौसी ने कहा था कि कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, अगली बार जब छुट्टी में आओगे तो सबको एक ही बार में एक अच्छी सी दावत दे दूंगी। शादी करके मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मेरे घर में कदम रखते ही मेरी सास ने मेरे ऊपर पैसे न्यौछावर करके गरीबों में बांट दिए थे और खुशी खुशी अपने सारे रिश्तेदारों से मुझे मिलवा रही थी। हर किसी से कहती है, देखो मेरी बहू चांद का टुकड़ा है। इतनी अच्छी सास पाकर मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था, लेकिन मैं अपने पति से अभी तक नहीं मिली थी। रात होते ही मुझे विवेक के कमरे में पहुंचा दिया गया। विवेक जब कमरे में आए तो उनका रवैया भी मेरे साथ अच्छा ही था। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तो मुझे 4-5 दिन के लिए अमेरिका जाना जरूरी है, लेकिन कुछ दिनों में मैं तुम्हें वहां बुला लूँगा। मुझे विवेक की बात से कोई तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि विवेक से दूर रहकर मैं अपने झूठ को संभाल सकती थी। मेरी मौसी ने मुझे बहुत समझा कर भेजा था कि अपने किसी भी हरकत से यह जाहिर मत करना कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब तक मैंने यह सारी बात छुपा कर रखी है और मेरी सास ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने भी मुझे समझाया था कि नम्रता भूलकर भी अपने मुंह से यह जिक्र मुंह पर मत लाना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और एक बात और, तुम अपने ससुर से पर्दा करना। मैं कोई पुराने ज़माने के ख्यालात की नहीं हूँ, मैं भी नए ज़माने को फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम अपने ससुर से पर्दा करो, और ये सब मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। अपनी सास की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन मैं अपनी सास की बात को मान गई थी। 5वें दिन ही विवेक अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। अब घर में मैं, मेरी सास और मेरे ससुर बचे थे। विवेक के जाते ही मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और मेरा पूरा चेकअप करवाया था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि भला मेरी सास को एक नाजायज़ बच्चे से इतना लगाव क्यों है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं अपने ससुर से पर्दा करती थी। मेरे सास हर समय मुझे आराम करने के लिए कहती। समय समय पर मुझे दूध, कभी जूस तो कभी फ्रूट्स लाकर देती। घर में 2 काम वाली भी थी। मेरी सास मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती।
विवेक ने एक बार भी अमेरिका जाके मुझे फ़ोन नहीं किया था। कभी कभी मैं ही उसे फ़ोन कर लेती और उसे शिकवा कर दी कि आप तो कभी फ़ोन ही नहीं करते, जिस पर विवेक कहते हैं कि तुम हिंदुस्तानियों की यही प्रॉब्लम है, हमेशा मर्द के पल्लू से बंधी रहती हो। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। यहाँ की ज़िंदगी बहुत बिजी ज़िंदगी है। अब मैं तुम्हें हर वक्त फ़ोन करने बैठ जाऊँ फिर काम कैसे होगा। विवेक की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। अब तो मैंने विवेक से फ़ोन न करने की शिकवा करना ही छोड़ दिया था। मुझे अपनी ज़िंदगी में अब बोरियत होने लगी थी। एक बार मेरे घर में कोई नहीं था, ना मेरी ससुर ना मेरी सास। बाहर गोलगप्पे वाले की आवाज़ आई तो मेरा मन गोलगप्पे खाने का होने लगा। मैंने कमरे से झांक कर देखा तो मेरे ससुर घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने पर्दा करना जरूरी नहीं समझा और बाहर जाकर आराम से गोलगप्पे खाने लगी। आज पहली बार खुले माहौल में यूं गोलगप्पे खाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। गोलगप्पे खाकर मैं किचन में पानी पीने चली गई। पानी पीकर पलटी थी कि तभी मेरे सामने ससुर खड़े थे। ससुर को देखकर मैं एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने घूंघट नहीं किया था। मेरे ससुर हैरत से मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया, जिस पर मेरे ससुर बोले, रहने दो, अब कोई फायदा नहीं। जिस बात को तुम्हारी सास छुपाना चाहती थी वह मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब घूंघट का कोई फायदा नहीं। मेरे हाथ घूंघट करते करते रुक गए थे। भला मेरी सास मेरे ससुर से क्या छुपा रही थी। मेरे ससुर अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। इतनी ही देर में मेरी सास भी आ गई थी। मैंने जब अपनी सास को बताया कि पापा जी की तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी, तो वह घबराकर मेरे ससुर के कमरे में पहुंची। मैं भी पीछे पीछे गई। मेरे ससुर अपना सीना मसल रहे थे। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। भगवान की कृपा है कि पेशेंट अभी बच गया है, लेकिन कोशिश करें कि आगे से उन्हें कोई ऐसी स्ट्रेस ना दे। मेरी सास बाहर पड़ी कुर्सियों पर बैठी आंसू बहा रही थी। मैं उनके पास बैठ गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से पापा जी को अटैक आया है, क्योंकि आज घूंघट मेरे चेहरे से हट गया था और पापा जी ने मुझे देख लिया था। उसके बाद ही पापा जी की तबीयत तो खराब होने लगी थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने अपना मुंह हाथों से छुपा लिया था और भी ज़्यादा रोने लगी थी। नहीं नम्रता, तुम्हारे ससुर को तुम्हारी वजह से अटैक नहीं आया। तुम्हारे ससुर को तो अटैक विवेक की वजह से आया है। उनकी हालत का जिम्मेदार विवेक है। आज मैं तुमको सारी सच्चाई बताती हूँ। एक रात विवेक जब घर आया तो उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसे खुद का भी होश नहीं था। मैंने जैसे तैसे करके विवेक को उसके कमरे में पहुंचाया और मैंने तुम्हारे ससुर को भी विवेक की हालत के बारे में बताया। वह बहुत गुस्सा कर रहे थे। हमारा एक ही बेटा था, वह भी हमारे हाथों से निकल गया था, गलत संगत में पड़ गया था। सारा गलत काम विवेक के अंदर थे। विवेक की इन हरकतों ने तुम्हारे ससुर को अंदर से तोड़ दिया था। वो अंदर से बिल्कुल खोखले हो गए थे। तुम्हारे ससुर ने और मैंने ना जाने कितनी उम्मीदें विवेक से लगा रखी थी, लेकिन विवेक ने उन सब पर पानी फेर दिया। विवेक की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे ससुर बीमार रहने लगे और दिल के मरीज बन गए। जब विवेक को मैंने कमरे में पहुंचा दिया था, उसकी कुछ देर बाद मैं और तुम्हारे ससुर विवेक की खैर खबर लेने उसके कमरे में गए थे, लेकिन अंदर से आती आवाज़ों से हम दोनों दरवाजे पर रुक गए। वह किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा था कि आज तो एक लड़की के साथ मैं ऐश करके आया हूँ और उस लड़की को वहीं पड़ा छोड़ आया हूँ। आज तो मज़ा आ गया। कहते हुए विवेक बेशर्म की तरह हंस रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। पता नहीं आज किस रात विवेक ने किस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस प्लॉट का एड्रेस विवेक ने अपने दोस्त को बोला था, मैं और तुम्हारे ससुर उसी एड्रेस पर पहुंच गए जहां पर तुम मुझे खराब हालत में पड़ी मिली थी और तुम्हें देखकर मेरे सिर पर एक और आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि तुम तो मेरी सहेली की बेटी थी। अपनी सहेली को मैं क्या मुंह दिखाती। मैंने ही उस रात तुम्हें उठाया था और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आई थी। उस रात भी तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब हो गई थी
वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि विवेक इस हद तक गिर सकता है। तुम्हारे ससुर को उस रात मैं हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने कहा था कि जिस बात से इन्हें स्ट्रेस आता है उस बात को इनसे दूर रखें। फिर मैंने सोचा कि अपने बेटे की गलती सुधारने के लिए और उस लड़की की ज़िंदगी खराब होने से बचाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि तुम्हें अपनी घर की बहू बना लूं। और फिर मैंने तुम्हारी मौसी से तुम्हारा हाथ मांग लिया। तुम्हारी मौसी बहुत खुश हो गई थी और जब मुझे तुम्हारी प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तभी मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मेरा अपना ही खून है, वह मेरे बेटे के कर्मों का फल है। उस रात वाले हादसे को भुलाने के लिए मैंने तुम्हारे ससुर के साथ बहुत मेहनत की थी। उन्हें हर तरह से हादसे की याद मिटाने की कोशिश की थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इन्हें कोई भी ऐसी बात याद ना दिलाना जिससे इन्हें टेंशन हो। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने ससुर से पर्दा करना, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हारे ससुर तुम्हें देख लेंगे तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मेरी सास मुझे सच्चाई बता रही थी और मेरे ऊपर कयामत आकर टूट गई थी। मुझ पर जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति विवेक था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि विवेक का ही था। मेरी सास अपने जानने में एक अच्छा काम किया था, लेकिन मैं कैसे विवेक को माफ़ कर देती। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। भले ही वह मेरा पति था, लेकिन किन हालातों में वह मेरा पति बन गया था यह मैं ही जानती थी। किस दर्द से, किस तकलीफ से मैं गुजरी थी यह मेरा दिल जानता था। उस काली भयानक रात को याद करते ही अब मुझे विवेक से घिन आने लगी है। मैं कैसे उससे कोई संबंध रख सकती थी, लेकिन जब अपनी सास की तरफ देखा तो मेरा दिल भर आया। उस बेचारी औरत को मैं अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। उसका इकलौता बेटा जिसने अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल भी नहीं किया और अमेरिका जाकर बस गया। एक मेरे सहारे तो वह बूढ़े बुढ़िया उस घर में पड़े हुए थे। फिर मैंने अपना इरादा उस घर को छोड़कर जाने का छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने सारे रिश्ते नाते विवेक से ख़त्म कर लिए थे। वो विदेश के चकाचौंध दुनिया में मग्न था। मैंने विवेक से क्या दूरी बनाई। विवेक ने भी लौटकर मेरी खबर नहीं ली और मुझे इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी। कुछ समय बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और अब मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ था। वह अपनी दादी की आंखों का तारा और अपने दादा की जान और मेरे दिल की ठंडक था। मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने बेटे की ऐसी परवरिश करूं जिसमें उसे सिखा सकूं कि औरत की इज्जत करना चाहिए, ना कि उसे खिलौना समझना चाहिए। और भगवान ने चाहा तो मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा, विवेक की तरह जाहिल और गंवार नहीं।